हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। तो देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में क्या है ये, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का अर्थ क्या होता है, ठीक है कि नहीं। क्या सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बी है, ठीक है। अगर A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B के, इसका मतलब होता है यदि मैं A को इंक्रीज करता हूं तो बिल्कुल वैसा ही बदलाव B में होता है, तो B भी इंक्रीज होगा। अगर मैं A को डिक्रीज करता हूं तो B भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इस चीज को हम लिखते हैं सिंबॉलिकली A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। एक तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज है ये रिलेशन है खाली, ठीक है। इसको अगर हमको इक्वेशन के फॉर्म में बनाना हो, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना हो तो हम क्या करते हैं, A अगर इसको हम इक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट से इंटू कर देते हैं, C फॉर कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। क्या तो इस प्रकार से इसको हम इक्वेशन फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है जो कि इसको प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को इक्वल टू में बदलने के काम आता है, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये छोटा से बेसिक्स ध्यान रखेंगे। चलिए ओम्स लॉ क्या है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इनकी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को शो करता है। क्या है ये समझते हैं। हमने पिछले वीडियो सेशंस में पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का चार मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से चार फैक्टर्स है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ज़्यादा लेंथ होगी तो कंडक्टर की ज़्यादा लेंथ होने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। दूसरा क्या बताया था मैंने, क्रॉस सेक्शन एरिया, कि अगर मोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, और पतले वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देन तीसरा मैंने बताया था कि टेम्परेचर, कि अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तापमान घटा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाता है। सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता है, ठीक है। तो ये तीन मेन फैक्टर्स है। और चौथा क्या बताया था मैंने, नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग प्रकार का मटेरियल होगा, सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम डायमेंशंस, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशन मतलब हो गया लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर, ये तीनों ही भाई मटेरियल फिक्स ले लिया हमने, ठीक है। अगर इन तीनों के साथ छेड़खानी ना की जाए, इनको कांस्टेंट रखा जाए, समझ में आ गया। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। समझ में आ गया कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट भी कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, ठीक है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलिए सपोज मेरे पास ये एक स्केल है, इसी को हम हमारा कंडक्टिंग वायर मान लेंगे, कंडक्टिंग वायर मान लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रखता हूं, ऐसे रखता हूं मैं, तो क्या होगा, और यहाँ पे सपोज मैं एक जगह पे कोई भी एक मार्बल रख देता हूँ, कॉइन या कोई भी मार्बल रख देता हूँ, ठीक है कि नहीं। क्या तो अगर इसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रखता हूँ तो मार्बल एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मार्बल इधर से उधर फ्लो करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। तो टिल्ट करने का मतलब है एक एज को मैंने दूसरे एज के रिस्पेक्ट में उठा दिया, तो मतलब इसके और इसके बीच में अंतर आ गया, हाइट का अंतर आ गया ना, एलिवेशन का अंतर आ गया। तो अब क्या होगा बताओ, मार्बल इधर से मूव करके अपने इधर आएगा या इधर से इधर आएगा, बताइए। हायर एंड से लोअर एंड की तरफ आएगा, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे जो मैंने हाथ में होल्ड कर रखा है ये तो है हमारा कंडक्टर, समझ में आ गया, जो कि मार्बल को ले जाने वाला है, कैरी करने वाला है, ठीक है। और मार्बल जो है एक तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया कि नहीं। क्या सो अब ध्यान देंगे केस नंबर 1 जहाँ पे कि कोई भी अंतर नहीं है, इसके इसके हाइट में अंतर नहीं है, तो मार्बल विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। तो इनके बीच के अंतर को ही मान सकते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस, हाइट को। समझ में आ गया। चलिए अब मैंने सपोज ये थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, थोड़ा डिफरेंस कर दिया, तो यहाँ से जो मार्बल है वो धीरे फ्लो करके आएगा। समझ में आ गया। धीरे फ्लो करके आएगा का मतलब क्या हो गया, सपोज यहाँ से लेकर मार्बल सपोज एक चार्ज है तो उसको आने के लिए सपोज यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगे, और चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, बताया था ना, Q अपॉन T इज इक्वल टू करंट। तो सपोज सेम चार्ज है, उसको आने के लिए सपोज 5 सेकंड लगे, तो Q अपॉन 5 सेकंड्स करंट आया कुछ, ठीक है, याद रखेंगे। अब मैंने सपोज इसको और ज्यादा टिल्ट कर दिया, ढलान ज्यादा बढ़ा दी, तो अब मुझे बताओ ढलान ज्यादा बढ़ाने से वही मार्बल जल्दी आएगा कि धीरे आएगा, तेज आएगा। तेज आने से जो पहले यहाँ 5 सेकंड में पहुंच रहा था हो सकता है अभी 2 सेकंड में पहुंच जाए, और 2 सेकंड में पहुंचने का मतलब हो गया टाइम कम हो गया। तो इस बार करंट निकालेंगे तो क्या आएगा, Q/T, चार्ज तो वही है और इस बार टाइम कम हो गया तो करंट बढ़ गया। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि ये डिफरेंस अगर मैं अंतर
ढलान का ज़्यादा कर देता हूँ तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, कम कर देता हूँ तो कम करंट फ्लो होगा। तो इसका जो डिफरेंस है ये, और ज़्यादा स्लांटिंग कर दूंगा और भी जल्दी आएगा, तो इससे करंट बढ़ गया। तो इसका मतलब करंट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। उल्टा ही बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ऑन करंट। मोर द करंट मोर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, तो इसके लिए हमको क्या है, जो कंडक्टर है उसकी फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और उसका लेंथ, इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए। इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये लॉ? इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की जो सारी की सारी फिजिकल कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशंस हो गई? अभी मैंने बताया लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। ठीक है, इफ दे आर केप्ट कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के दोनों एंड्स जो हैं उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो किसके अनुसार होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उससे बहने वाला जो करंट है उसके अनुसार ही होगा। समझ में आ गया? यदि करंट ज्यादा होगा दैट मीन्स दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, करंट कम है पोटेंशियल डिफरेंस कम है। अच्छा, अगर करंट नहीं बह रहा है, जैसे मैंने बताया ना मार्बल बह नहीं रहा है, मार्बल फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब पोटेंशियल का अंतर ही नहीं है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो कंडीशन है जो कि एक कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में होनी ही चाहिए, उसके बिना करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलिए, तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज एक कंडक्टर है, उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई, और सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण उसके जो दोनों एंड्स हैं उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? वी है सपोज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस किसके अनुसार होगा? इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। लिखा ना यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू साइन में बदलना है तो क्या करना पड़ता है हमको? इक्वल टू लगाना पड़ता है। तो इसकी जगह इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ मैंने एक टर्म R से इंटू कर दिया, ये कांस्टेंट है, और R यहाँ पे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। क्या है? जो कि नहीं बदलेगा। मैंने बताया ना, अगर हम लेंथ ना बदलें, तीन कंडीशंस कौन कौन सी बताई मैंने? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर। समझ में आ गया? अगर इन तीनों चीजों को ना बदलें, इन तीनों चीजों को ना बदलें तो रेजिस्टेंस भी नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? और रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ पे R लगा देंगे एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जो हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी निशान को इक्वल टू में बदलने के लिए यूज किया है। सो दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यही कंडक्टर का क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ जरूर चीज ध्यान रखेंगे, R चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये तीनों हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये चेंज होने से ही R चेंज होगा। ये कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हमने लॉ तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि क्या ये लॉ ट्रू है कि नहीं है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं लैब में। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जो हमारा जो रिलेशन आ गया, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म बोलते हैं ओम्स लॉ का। समझेगा? ओम्स लॉ का क्या मैथमेटिकल फॉर्म है, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में काफी यूज होगा। ठीक है, चलिए अभी हमको ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको कुछ चीजें चाहिएंगी। हमको यहाँ मैंने एक सर्किट बना दिया, उस सर्किट में क्या क्या जोड़ा हमने? एक कंप्लीट रिंग में, एक कंप्लीट सिंगल पाथ में हमको क्या क्या जोड़ना है? एक बैटरी है जो कि करंट सप्लाई करेगी, उसके बाद एक एमीटर जोड़ दिया मैंने सीरीज में, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लिया है, इसमें से हम करंट फ्लो करने वाले हैं और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन देखेंगे। ये एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट मैंने बताया था क्या होता है? ये एक करंट को कंट्रोल करने वाली डिवाइस है। वी कैन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करंट। इससे स्टेडी करंट, एक फिक्स करंट कांस्टेंट रेट से फ्लो होता है सर्किट के अंदर। सो वी कैन एडजस्ट द वैल्यू ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये की है, ये टैपिंग की मैंने बताया था, और स्विचिंग की और प्लगिंग की। तो प्लगिंग की है, उसका प्लग निकाल देंगे तो करंट बंद हो जाएगा, प्लग इंट्रोड्यूस कर देंगे तो करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे की को प्लग किया हो तो आई हैव शोन द करंट। करंट हमेशा पॉजिटिव से निकालना है और नेगेटिव की तरफ लेकर के आना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे तो सीरीज में हो गए, एक ही पाथ में। सीरीज मतलब एक ही चक्कर में, एक ही पाथ में सारे हो गए। और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको पैरेलल में जोड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इसका मतलब पैरेलल का मतलब हो गया, मैं एक रास्ते से जाऊं तो रेजिस्टेंस तो अलग रास्ते पे आएगा और ऐसे ऐसे करके वोल्ट मीटर अलग रास्ते पे आ रहा है। मतलब समझ में आ गया? दो इंडिपेंडेंट रास्ते हो गए बैटरी से वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस तक जाने के। ठीक है कि नहीं? क्या तो वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में मैंने पहले प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही जोड़ते हैं और रजिस्टर इसको एमीटर को हमेशा क्या जोड़ते हैं? सीरीज में ही जोड़ते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या कारण भी बताया था इनका मैंने। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा क्या छोटा सा सर्किट डायग्राम है ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है,
अब क्या करना है, तो मैंने यहाँ लिखा है इसके बारे में, रेजिस्टेंस आर, एमीटर ए, रियोस्टेट एंड ए की आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सारे सीरीज में जोड़ दिए बैटरी के साथ में, और वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ दिया हमने रेजिस्टेंस के साथ में, और की के को प्लग करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अगर ये की को निकाल दे बाहर तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो यहाँ कोई रीडिंग नहीं आएगी, इसमें रीडिंग नहीं आएगी, इसका पॉइंटर नहीं हिलेगा तो इसका भी नहीं हिलेगा। इसका मतलब व्हेन देयर इज नो करंट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड व्हेन देयर इज करंट देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी सुई में अगर हरकत होगी ये तभी होगी जब क्या है, यहाँ पे की क्लोज्ड होगी। समझ में आ गया कि नहीं क्या? चलिए, तो अब हमको क्या करना है, हमको ना ए को वेरी करना है। किसको वेरी करना है? ए को, क्योंकि करंट को वेरी करने के लिए हमने रियोस्टेट लगा रखा है। रियोस्टेट एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, उसमें क्या हम रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके क्या कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं। तो करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे करंट बदलेगा वैसे वैसे उसी के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने आप को चेंज करता जाएगा। ठीक है कि नहीं क्या? सो क्या करना है देखेंगे, नाउ एडजस्ट ए लो। चलिए, हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो V और I के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको दो फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, ये रही। ठीक है, अब हमको ध्यान ये देना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी x एक्सिस पे प्लॉट करनी है और कौन सी करनी है y एक्सिस पे। तो दोनों क्वांटिटी में से जो क्वांटिटी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, दैट विल बी प्लॉटेड अलोंग x एक्सिस, दूसरी वाली y पे। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे निर्भर नहीं कर रही। ठीक है, तो यहां पे मुझे बताओ, हमने करंट को पहले बदला रियोस्टेट की मदद से, तो हमने पाया कि पोटेंशियल डिफरेंस बाद में बदलता है, पीछे पीछे फॉलो करके बदलता है। तो जैसे जैसे हम इस करंट को चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये बदल रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट है और अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे करंट को x एक्सिस पे, v को करेंगे y एक्सिस पे। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे प्लॉटिंग वाला। दूसरा मैं बता दूं कि प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ से क्या रिलेशन है। ठीक है, मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी से a और b, ठीक, और a और b के बीच में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए a हमने यहाँ बना दिया, b हमने y एक्सिस बना दिया। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर a बढ़ाऊंगा तो b भी बढ़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ से a की कुछ वैल्यू ले ली, वो यहाँ आएगी, सपोज ये वैल्यू है कुछ। ठीक है, तो उसी हिसाब से b भी बढ़ जाएगा, तो एक पॉइंट हमारे यहाँ प्लॉट हो जाएगा। फिर मैंने a को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया तो b भी इंक्रीज हो गया, तो अगला पॉइंट फिर हमारा थोड़ा सा और ऊपर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं क्या? फिर उसके बाद a मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो हमने पाया कि b भी थोड़ा सा बढ़ गया, एक और पॉइंट यहाँ प्लॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से a बढ़ाते जाऊंगा तो b भी बढ़ते जाएगा। समझ में क्या? तो इसका मतलब हमको सक्सेसिवली पॉइंट्स प्लॉट होते जाएंगे, और a कुछ नहीं है, जीरो है, तो b भी जीरो है। तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा जो कि ओरिजिन से गुजरेगा, और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ सजेस्ट करता है कि दोनों प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे हमको ये काम करना है। I को हमने इंडिपेंडेंट क्वांटिटी x एक्सिस पे लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस को लिया y एक्सिस पे। क्लियर? तो यहाँ y लिखा है, x लिखा है। ठीक है, चलिए, तो पहली रीडिंग हमारी 0 0 थी, तो अगर हमारा करंट 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आ गया। फिर जैसे ही करंट बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, तो हमारी लगातार बढ़ते हुए क्रम में ये बढ़ गया करंट, तो v भी बढ़ गया, और करंट बढ़ाया v बढ़ गया, बढ़ाया करंट v बढ़ गया। तो इस प्रकार से हमको सीरीज ऑफ जो वैल्यूज मिलेंगी उसको हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पाएंगे ग्राफ की शक्ल, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दें, जो कि ओरिजिन से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? पहला रीडिंग हमारी ओरिजिन पे आएगा, ओरिजिन से गुजरेगा। समझ में आ गया? तो इसकी शक्ल देखते हमको पता लग गया कि ये दोनों क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है, जो कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। समझ में आ गया? v और i क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है? चलिए, अब ये जो लाइन है, अगर ये ऐसी होती तो इसमें कोई ढलान नहीं होती। फिसल पट्टी देखी होगी ना आपने। अब अगर जैसे जैसे मैं इसको ऐसे तिरछा करते जाऊंगा तो उसका स्लोप बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इसका मतलब स्लोप कैसे डिसाइड होता है? ये एंगल थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल से बनाता है। तो ये लाइन कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो स्लोप को नापने का तरीका क्या? मोर द एंगल मोर विल बी द स्लोप। तो स्लोप को नापने का तरीका टैन थीटा, और टैन का फॉर्मूला पता है सबको क्या होता है? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आ गया कि नहीं क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया पता है? इस जो लाइन है इस पे हमने कहीं भी दो पॉइंट सेलेक्ट किए, तो मैंने सपोज ये और ये दो पॉइंट ले लिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, या तो ऊपर या नीचे एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, इस एक्सिस के पैरेलल, इधर से खींच लेंगे इस एक्सिस के पैरेलल। उल्टा भी कर सकते हैं हम, यहाँ से इस एक्सिस के पैरेलल ऊपर ला सकते हैं, यहाँ से इसके। तो एक तो इस एक्सिस के पैरेलल, एक इस एक्सिस के पैरेलल, दोनों जहाँ मिल जाएंगे राइट एंगल पे मिलेंगी। तो ये हमारे को बन गया राइट ट्रायंगल, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब मुझे बताओ tan थीटा का फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा के हिसाब से ये तो हो गया परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। समझ में आ गया? ये परपेंडिकुलर बेस। तो इसका मतलब स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है कि जो भी राइट ट्रायंगल हमारा, उसमें जो y एक्सिस पे जो है दैट डिवाइडेड बाय जो x एक्सिस पे बदलाव आया वो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ y एक्सिस पे, अच्छा यहाँ डेल्टा का निशान मैंने लगा रखा है, ट्रायंगल का निशान है, उसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है बदलाव, चेंज।
तो देखो दोनों चीजें चेंज हो रही है, करंट भी चेंज हो रहा है और पोटेंशियल। तो अगर मान लो करंट चेंज हो रहा है तो उसको मैं डेल्टा आई से डिनोट करूंगा, और बदलाव यदि पोटेंशियल डिफरेंस में डेल्टा वी से डिनोट करूंगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अभी क्या करना है हमको, इसमें हमने कोई भी 2 पॉइंट ले ली और ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब मुझे सिर्फ ये इतनी वैल्यू निकालनी है और मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनेंगे। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू ये रही, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये रही। तो अगर मैं इस पूरे में से बड़ी वाली वैल्यू में से ये छोटी वैल्यू घटा दूं तो इतना सा आ जाएगा। तो दिस विल बी द चेंज इन करंट। समझ में गया? तो चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में मैंने करंट शो किया तो आई विल गेट चेंज इन करंट। तो यहाँ स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसमें बदलाव डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो क्वांटिटी उसमें बदलाव। तो इस पीरियड में ये और ये जो बदलाव है ये निकालने, इसका रेशियो जो होता है वो स्लोप कहलाता है। वाई एक्सिस अपॉन एक्स, ये वाला खड़े वाला अपॉन पड़े वाला। क्लियर? चलिए, तो डेल्टा वी जो है वो कैसे निकाला हमने, तो देखो स्लोप कैसा होगा, टेन थीटा। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई, और बेस क्या है, डेल्टा एक्स, मतलब एक्स एक्सिस में बदलाव। तो डेल्टा वाई, वाई एक्सिस में मैंने क्या लिया है, डेल्टा वी। तो ये डेल्टा वी है और ये डेल्टा आई है। डेल्टा मतलब हो गया चेंज। ठीक, तो ये डेल्टा वी हमने यहां से निकाल लेंगे और डेल्टा आई है। तो ये कैसे निकाला, इस पूरे में से तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस पूरी रीडिंग में से देखो, ये ऊपर वाली रीडिंग में से नीचे वाली रीडिंग हटा देंगे इतनी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों आ गए। चलिए, अब इन दोनों को हमको क्या है, स्लोप निकालना है यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? क्या तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट। तो ये जो चीज़ है वोल्ट में आएगी और ये किस में आएगी, एम्पीयर में आएगी। और वोल्ट अपॉन एम्पीयर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। पढ़ा है ना हमने ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो पोटेंशियल जो है और नीचे करंट आ जाए तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो देखिए ये पोटेंशियल है ऊपर वोल्ट में, ये करंट है, तो इसका जो रेशियो क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। तो यहां हमने स्लोप जो निकाल लिया वो निकाला रेजिस्टेंस। तो इस स्लोप की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। ठीक है, ओके। और यहां पे क्या दिया हुआ है बताओ, ये जो स्लोप है कई प्रकार के होते हैं। एक ग्राफ है, उसमें अगर सीधी लाइन आती है तो मतलब ढलान कांस्टेंट हो गया, भाई हर जगह सेम ढलान है ना। अच्छा, ये ग्राफ है। अब देखो अगर इसमें स्लोप ऐसा आता है तो यहां तो ढलान कम है, थीटा कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ढलान बढ़ती जा रही है, स्टीप हो गई। ठीक है, तो ये स्लोप कांस्टेंट है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। और अगर मैं ऐसा बना दूं तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है। शुरू में ढलान ज्यादा है, तेज है, खड़ी चढ़ाई है, फिर बाद में कम हो गया। समझ आ गया? तो तीन अलग अलग प्रकार के हो गए। ये हो गया कांस्टेंट स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग। तो ये किस टाइप का स्लोप है, ये कांस्टेंट है, सीधी लाइन नहीं है, ढलान हर जगह एक समान है, एक समान चढ़ाई है। तो फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप तो क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा कांस्टेंट होता है स्लोप। और जो स्लोप है वो हमने निकाल लिया, किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप आर है, तो आर क्या हुआ, कांस्टेंट। दोनों तरफ स्लोप आ गया ना, सेम ही चीज है स्लोप। तो आर क्या है, कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट है। तो हमने देखो ओम्स लॉ में लिखा था वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आर कांस्टेंट किन परिस्थितियों में आता है, जब हमारा लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड टेम्परेचर ये चेंज नहीं होते। तो अगर ये तीनों, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं कंडक्टर का जो है अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो लेंथ ना बदले, क्रॉस सेक्शन एरिया ना बदले, टेम्परेचर फिक्स रहे, तो उस अवस्था में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होता। और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे कांस्टेंट निकाल लिया। तो उस लोग हम डबल इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म उसका V इक्वल टू आई आर, वो हमेशा ध्यान रखेंगे। कई बार ये छोटा क्वेश्चन सर्किट डायग्राम में पूछ लेते हैं कि जस्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इन ऑर्डर टू वेरीफाई ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है एंड फाइनली ये हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज और जान लेंगे यहाँ पे। क्या जान लेंगे कि सारे के सारे जो कंडक्टर्स है ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंडक्टर्स हैं जहां पे अगर हम करंट फ्लो करा दें तो जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो अब क्या, वो कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो कहलाते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं, ओहमिक कंडक्टर्स। तो एक छोटा सा बस कैटेगरी ध्यान रख लेंगे। तो कैटेगरीज ऑफ कंडक्टर्स, क्या कैटेगरीज है, पहला है ओमिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं ये कंडक्टर्स, ओमिक, ओबे ओम्स लॉ। तो कैसे पता लगे ओबे करे कि नहीं करे, इनके ग्राफ ऐसा दिखेगा, लीनियर ग्राफ आएगा V और I के बीच में। ठीक है, तो द ग्राफ of V versus I is linear
समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी शो करता है, ठीक है। तो नॉर्मल अधिकतर जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। एग्जांपल क्या आ गया इसका, मेटेलिक, मोस्ट मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है, आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये सारी की सारी चीजें। दूसरे हमारे एक और कंडक्टर्स हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे ही नहीं करते हैं, नहीं ओबे करेंगे तो वी और आई प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, नॉन लीनियर टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ग्राफ आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। उस प्रकार के कंडक्टर्स कहलाते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो क्या आएगा ये, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। ग्राफ ऑफ V वर्सेस I इज नॉन लीनियर, क्लियर है। और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, ये कैसा होगा, एक कर्व होगा, क्लियर है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे एग्जांपल्स, देखते हैं इसके। कुछ हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल है इसके फोटो डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, ये कुछ हमारे ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कि क्या नॉन ओहमिक है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आ जाएगा कैसे भी ग्राफ, वी और आई का, ठीक है, नहीं कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओम्स लॉ एंड उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। सभी ध्यान से इसको नोट कर लेंगे।